नमस्कार दोस्तों, कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है वही प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इतिहास हमें मिलता है, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग? एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। अनौपचारिक और एक है औपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब है? अनौपचारिक वो जिसमें अनौपचारिक रूप से हमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिलता है। औपचारिक वे ग्रंथ, वे साहित्य रचनाएं जिनमें हमें औपचारिक रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें हिंदी इतिहास का मिलना प्रारंभ होता है। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक में सबसे पहला नाम है भक्तमाल। भक्तमाल ये नाभादास जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें लगभग 200 संतों महापुरुषों का वर्णन है, जिनमें जो है वो प्रमुख रूप से रामानुज, रामानंद, मीरा, रैदास आदि को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें जो है 200 से अधिक छंदों का प्रयोग है। 200 से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है। दूसरी रचना कविमाला है, जो कि तुलसी राम द्वारा लिखी गई है। तुलसी राम, ना कि तुलसीदास। इसमें 75 से अधिक कवियों का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में यह अनुपलब्ध है। अब यह उपलब्ध नहीं है। उसके बाद तीसरी रचना है। तीसरी रचना कालिदास हजारा है। कालिदास हजारा, जिसकी रचना कालिदास नाम के कवि ने की है। इसमें भी 212 कवियों का, लेखकों का वर्णन है। 1000 से अधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें 85 कवियों का वर्णन उन्होंने इसी कालिदास हजारा नाम के ग्रंथ से लिया है। चौथा ग्रंथ हमारा है आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं, जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की है। जिसकी रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। यह भी काफ़ी संतों महापुरुषों के बारे में हमें बताता है। कबीर की रचनाओं की प्रामाणिकता, कबीर की रचनाओं की प्रामाणिकता हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनौपचारिक में हम इन 4 ग्रंथों को और भी दूसरे ग्रंथों को शामिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं औपचारिक। औपचारिक ग्रंथ जिनसे हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का पता चलता है। सबसे पहली रचना मिलती है गारसा द तासी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान द्वारा 1839 में गारसा द तासी द्वारा लिखी गई। ये कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान, जिन्होंने पहला प्रयास किया। इसमें जो है इन्होंने कवियों का वर्णन, उनके नामों, साहित्य, रचनाओं के आधार पर करने का प्रथम प्रयास किया। इसमें उन्होंने 3224 कवियों का वर्णन किया है। इनकी रचना का नाम इस्तिवार
द लॉ लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, इनकी रचना का नाम है। क्योंकि ये फ्रेंच में है तो इसका उच्चारण कुछ इसी प्रकार है। इनके ग्रंथ में साहित्य, गणित, चिकित्सा आदि का भी वर्णन मिलता है। उसके बाद दूसरा हमारा औपचारिक ग्रंथ जो मिलता है वो है 1883 ईस्वी में शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, जिसमें 1000 साहित्यकारों का वर्णन है। साहित्य बोध की दृष्टि से, साहित्य इतिहास बोध की दृष्टि से यह काफ़ी कमज़ोर है। अर्थात इसमें ऐसे कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते जिससे हमें उस समय के साहित्य को समझने में सहायता मिले कि किस प्रकार कौन सा साहित्य पहले लिखा गया। औपचारिक इतिहास लेखन में तीसरा जो प्रमुख प्रयास है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा किया गया। उन्होंने 1888 ईस्वी में एशियाटिक बंगाल सोसाइटी के तत्वावधान में एक अपना ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें उन्होंने साहित्यकारों के कालक्रम, काल विभाजन का काफ़ी परिपक्व प्रयास किया। उन्होंने काल विभाजन के अनुसार साहित्य को चारण काल, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी का शासन, और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तो इन्होंने इस प्रकार जो है 4 भागों में जो है वो हिंदी साहित्य को बांटने का पहला परिपक्व प्रयास किया। उसके बाद बारी आती है मिश्र बंधुओं की। ये मिश्र बंधु जो है वो 3 भाई थे जिनके नाम है सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। ये सब मिश्र, इन तीनों मिश्र बंधुओं ने जो है वो इसके बाद हिंदी साहित्य को लिखने का अच्छा प्रयास किया, जिसे इन्होंने 4 खंडों में लिखा, जिसमें से पहला खंड 1913 में, पहले 3 खंड 1, 2 और 3 खंड 1913 में, चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा? इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 5000 कवियों का वर्णन किया है। यह तब तक का सबसे बड़ा ग्रंथ था। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ तब तक का यही मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, जिसे इन्होंने 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला है आरंभिक काल,
दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। तो इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने 5 भागों में बांटने का प्रयास किया। उसके बाद हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुक्ल द्वारा 1929 में नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। कब लिखा गया? 1929 में। और किस लिए? नागरी प्रचारणी सभा के एक ग्रंथ था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने आया। इसमें आचार्य शुक्ल ने पाश्चात्य चिंतक तेन से प्रभावित होकर वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद के अनुसार अपने इतिहास बोध को दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सभी व्याख्याओं को वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण ढंग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसी तर्कपूर्ण व वैज्ञानिक प्रयोग के कारण ही हिंदी साहित्य में काल विभाजन व नामकरण की समस्या का लगभग क्या हो गया? अंत हो गया। उसके बाद फिर इतनी समस्या नहीं रही। परिवर्तन तो हुए, लेकिन वो उतने बड़े परिवर्तन नहीं हुए। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल निर्धारण और नामकरण कि अलग अलग कालों के क्या क्या नाम हों, उन सबको इन्होंने जो है वो इस समस्या को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो लगभग समाप्त कर दिया। उसके बाद परिवर्तन हुए, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। मूल रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, जिसमें पहला था वीर गाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। इनका समय संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर अद्यतन आज तक का। बाद में सिर्फ वीर गाथा काल को लेकर ही कुछ समस्याएं दूसरे साहित्यकारों चिंतकों द्वारा व्यक्त की गई और इसका नाम बाद में जो है वो वीर गाथा काल की जगह आदि काल रखा गया। नहीं तो बाकी जो है आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को लगभग परवर्ती सभी आचार्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को साहित्यकारों की जीवनी के आधार पर नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी रचनाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया। उन्होंने लोक मंगलकारी भावना को ध्यान में रखते हुए उनके साहित्य का वर्गीकरण किया। उन्होंने भक्ति काल को बाद में निर्गुण व सगुण में बांटा। इसी प्रकार जो है रीति काल को
रीतियुक्त व रीति स्वच्छंद रूपी 2 उपभागों में बांटा। जिस प्रकार पाश्चात्य चिंतक तेन का खंडन हंडसन ने किया, उसी प्रकार आचार्य शुक्ल के काल विभाजन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संशोधित किया गया। क्योंकि आचार्य शुक्ल द्वारा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन साहित्यों को आदिकाल ना ही भक्ति काल में शामिल किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य से संबंधित 3 ग्रंथों की रचना की। पहला है साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। नंबर 2, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। और नंबर 3 है हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपूर्ण साहित्य की समग्रता पर जोर दिया गया। जहाँ शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा समग्रता पर ध्यान दिया गया, उसे प्रमुखता दी गई। शुक्ल जी द्वारा विश्लेषणात्मक व्याख्या की गई। जैसे उन्होंने भक्ति काल को आगे 2 भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण में। सगुण और निर्गुण में वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संश्लेषणात्मक व्याख्या की गई, यानी उन्होंने जो है वो समग्रता पर फोकस किया। पहला है आदिकाल, जिसको 1000 से 1400। फिर है पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700। फिर है उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। और अंत में आधुनिक काल 1900 से अद्यतन आज तक। आचार्य शुक्ल व द्विवेदी जी में कई जगह पर टकराव की स्थिति दिखती है। जैसे शुक्ल जी ने सिद्ध, जैन, नाथ साहित्य को जो है वो सांप्रदायिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य से बाहर कर दिया। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा कि यदि इस प्रकार हम इन साहित्यों को सांप्रदायिक साहित्य कहकर बाहर निकाल देंगे तो फिर तो हमें पूरा धार्मिक साहित्य ही बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर अगर सारा धार्मिक साहित्य निकल जाता है तो फिर भक्ति काल का क्या महत्व रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शुक्ल जी ने कबीर को और उनकी भाषा को
अक्खड़ कहा है, वहीं द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। यद्यपि कबीर की भाषा साहित्यिक भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो है सामाजिक समस्याओं का सामाजिक चित्रण नज़र आता है। इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आचार्य शुक्ल और द्विवेदी जी आपस में जो है एक दूसरे से टकराते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के अगले आचार्य हैं आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास, इसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है, जिसमें उन्होंने शुक्ल जी के वैज्ञानिक वर्गीकरण को अपनाया, वहीं द्विवेदी जी के समग्रता का पालन किया। वे भाषा व साहित्य के गहरे संबंधों की खोज करते हैं, गहरे संबंधों की खोज करते हैं। वे कहते हैं कि लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है और कहने की सहजता जीवंतता को बढ़ाती है। अर्थात लिखने में जितनी सजगता होगी वो उसकी जीवंतता को उतना ही कम कर देती है, और जो कहने की सहजता है, जितने सहज ढंग से कोई बात कही जाए, वो उस साहित्य की जीवंतता को उतना ही अधिक बढ़ा देती है। तो इस प्रकार प्रामाणिकता, तथ्यों व विचारों की संयमता के कारण ही उन्हें व्यास सम्मान आदि कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उससे आगे हम देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इन्होंने वीर गाथा काल को संधि व चारण काल कहा है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को। किन्होंने? डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। श्री गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, जिसमें इन्होंने शुक्ल जी के कई बातों का विरोध किया है, जैसे कि सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहना। उससे अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने हिंदी इतिहास का वर्णन किया है। उससे अगला नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, जो कि एक मार्क्सवादी व महान चिंतक रहे हैं। इन्होंने कोई हिंदी साहित्य को लेकर कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी, परंतु इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद व उनका युग और निराला की साहित्य साधना। इनमें उन्होंने जो है वो हिंदी साहित्य के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं कि तुलसी, कबीर आदि अपने समय के इतिहास बोध से संपन्न साहित्यकार थे। इसलिए उन्होंने उस समय की सामंतवादी व्यवस्था का डटकर विरोध किया। क्या किया? डटकर विरोध किया, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे। हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान इनकी जातीय अवधारणा को लेकर है। जातीय अवधारणा से इनका अभिप्राय हिंदी जाति से है। हिंदी जाति से अर्थात विभिन्न हिंदी, बंगाली आदि अलग अलग बोली जाने वाली भाषीय जातियों से है। अर्थात हिंदी, बंगाली, तमिल आदि भाषाओं को बोलने वाले समुदाय को ये एक जाति का नाम देते हैं। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों को ये जाति का नाम देते। इस श्रृंखला में अगला नाम नागरी प्रचारणी सभा का है, जिन्होंने 16 खंडों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकाशित किया है, जिसमें छठा खंड जो रीतिकाल है उसके लिए इसे विशेष रूप से जाना जाता है। इन्होंने उर्दू को भी हिंदी साहित्य का ही भाग माना है। उर्दू को हिंदी साहित्य का भाग माना गया है। तो इस प्रकार हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य को शुक्ल और द्विवेदी दोनों साहित्यों के मतों को मानते हुए 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इनका समय वही 1000 से 1400, 1400 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से लेकर अब तक। लेकिन अब भी जो बाद वाला समय है 100-150 वर्षों का, इसे किस प्रकार विभाजित किया जाए, यह एक समस्या है। तो इसे जो है वो, क्योंकि उस समय जो है वो कविताओं का, काव्य का प्रभुत्व था, लेकिन आधुनिक काल में गद्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उसे हम साहित्य की दृष्टि से जो है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता व साठोत्तरी कविता में बांट सकते हैं।
उपन्यास के आधार पर प्रेमचंद पूर्व युग, क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार जो है प्रेमचंद है, तो इसे जो है वो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार कहानी साहित्य को हम लोग जो है वो प्रेमचंद पूर्व, क्योंकि कहानी सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग में बांट सकते हैं। इसी प्रकार नाटक को हम प्रसाद युग, पूर्व प्रसाद युग, फिर प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग में बांट सकते हैं। इसी प्रकार आलोचना को शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांट सकते हैं। इसी प्रकार निबंध को शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में बांट सकते हैं। आलोचना को हम स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, नई व समकालीन आलोचना में भी बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है।